ठीक है। तो देखो, अभी हम लोग 8th स्टैंडर्ड का चैप्टर लेने वाले हैं, कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर। ठीक है, तो ये वन शॉट वीडियो है, यानी मैं पूरा का पूरा चैप्टर यही वीडियो में ख़त्म करने वाला हूँ, कंप्लीट करने वाला हूँ। ठीक है, तो तुम लोग एक नोटबुक लेके बैठो साथ में, मैं जो भी लिखाते जाऊँगा साथ में लिखते जाना, मैं तुरंत रफ कर दूंगा। चाहिए तो पॉज कर लेना वीडियो को, फिर लिखना है। ठीक है, पूरा का पूरा वन शॉट वीडियो है, यानी मैं पूरा का पूरा वीडियो एक ही बार में कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, पूरा का पूरा चैप्टर एक ही बार में कंप्लीट कर दूंगा। ज़्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं, मेरे ख्याल से 10 या 12 पेज का चैप्टर है, तो बहुत छोटा ही है चैप्टर, और उसमें काफ़ी सारे नॉन इम्पोर्टेंट सी बातें भी की गई है। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैं एक ही बार में कवर कर दूंगा, और आई होप तुम लोगों को समझ में आएगा वीडियो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो क्या दिया है। सबसे पहले चैप्टर का नाम ही क्या है, कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर। अब देखो मैटर का मतलब क्या होता है, काफ़ी बार अगर तुम लोग ने मेरे लेक्चर देखे होंगे तो मैंने तुम लोग को स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी बताया था कि मैटर का मतलब क्या होता है। मैटर मतलब कि हर वो चीज़ जो तुम्हारे सराउंडिंग में है। ठीक है, तुम्हारे सराउंडिंग में क्या क्या है, कोई भी चीज़ जो भी तुम्हें दिख रहा है, जैसे बोर्ड, मार्कर। ठीक है, जो मोबाइल पे तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो, लैपटॉप, पीसी, जहाँ पे भी ये वीडियो देख रहे हो, वो भी एक मैटर है। ठीक है, मैटर एक्चुअली क्या होता है, फंडामेंटल पार्टिकल होता है मैटर। ठीक है, मतलब हर कोई भी चीज़ जिसके पास वजन है उसको मैटर हम लोग बोलते हैं। ठीक है, जो थोड़ी जगह ऑक्यूपाई कर रहा है उसको मैटर बोलते हैं। ठीक है, एक अलग कंसेप्ट होता है डार्क मैटर का, मतलब वो अलग ही पूरा टोटली इसका ऑपोजिट होता है। पर डार्क मैटर के बारे में हम लोग यहाँ पे बात नहीं करने वाले, हम लोग यहाँ पे नॉर्मल मैटर के बारे में बात करने वाले, जिसको साइंस समझती है। ठीक है, तो कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर यानी कि मतलब क्या है, अभी जैसे देखो कि मैं तुम लोग को बोला कि मैटर मतलब हर वो चीज़, यानी कि तुम लोग बोलोगे कि यार एक एटम भी तो मैटर हुआ, एक एटम भी मैटर होगा। ऑब्वियस सी बात है, हाँ एटम भी मैटर होता है। तो एटम अगर एक सिंगल मैटर है, जैसे समझो कि मैंने हाइड्रोजन एटम ले लिया, ठीक है, तो ये भी एक मैटर है। ठीक है, ये भी एक मैटर है, ये भी कुछ वजन है, इसका कुछ तो वजन है, इसका कुछ तो एग्जिस्टेंस है। मैं एक एटम काफी छोटा होता है, पर मैं काफी सारे हाइड्रोजन एटम को एक साथ लेके आऊँ और एक एक बंडल बना दूं, तो क्या हो जाएगा, वो काफी सारे हाइड्रोजन का एक बॉल बन जाएगा, है कि नहीं। यानी कि ये हाइड्रोजन की कुछ तो एग्जिस्टेंस है, उसका खुद का कुछ तो एक वजन है। ठीक है, यानी ये क्या हुआ, एक मैटर हो गया। ठीक है, तो अभी वैसे ही अब समझो कि मैं हाइड्रोजन भी लेके आ गया, ऑक्सीजन भी लेके आ गया, नाइट्रोजन भी लेके आ गया, ऐसे काफी अलग अलग एलिमेंट्स लेके आएगा और सबको साथ में मिला दिया। ठीक है, सबको साथ में मिला दिया, तो काफी सारे मैटर्स का एक मिक्सचर बन जाएगा, है कि नहीं। तो हम लोग को उसी चीज के बारे में पढ़ना है। ठीक है, मैटर से रिलेटेड, यानी हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं उन सबसे रिलेटेड हर एक चीज के बारे में हमें करना है। ठीक है, तो ये तो इंट्रोडक्शन था अभी तक चैप्टर का, चैप्टर अभी स्टार्ट हुआ नहीं है। तो अभी देखो, अब मैं जब तुम लोग को बोला कि मैटर क्या होता है, हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें सबको हम मैटर बोल सकते हैं। अगर मैं ऊपर ऊपर से इन अपनी आसपास की सारी चीज़ों को क्लासीफाई करने की कोशिश करूँ, यानी सोचूं कि यार वो सब चीज़ किससे मिलके बनी है, तो मैं इन्हें 3 चीज़ों में क्लासीफाई कर सकता हूँ। पहला क्या है, सॉलिड। स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा है कि नहीं, 6th 7th में ही पढ़ लेते, सॉलिड। दूसरा क्या होता है, लिक्विड। और तीसरा क्या होता है, गैसियस। ठीक है, यानी कि 3 फंडामेंटल स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं। एक होता है प्लाज्मा। ठीक है, उसके बारे में हम यहाँ पे बात नहीं करने वाले। एक होता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, एक्चुअल में 5 टाइप्स ऑफ मैटर होते हैं। ठीक है, तुम लोग के जनरल नॉलेज के लिए मैं बता दे रहा हूँ, ये सॉलिड, लिक्विड, गैसियस तो होता ही है। ठीक है, इन्हें बाजू में रखो, ये तो काफी छोटे बच्चों की बात है। पर इनसे बड़ा चौथा एक टाइप का मैटर होता है जिसको बोलते हैं, और फिफ्थ होता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, तो इन दोनों चीज के बारे में तुम लोग अभी अभी नहीं पढ़ने वाले हो, बट ये मतलब 2 3 साल में तुम लोग को इन चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। पर मैंने ऐसे जनरल नॉलेज के लिए तुम लोग को ये बता दिया। ठीक है, तुम लोग के सिलेबस की बाहर की चीज़ें। ठीक है, तो देखो प्लाज्मा यानी क्या, अलग ही चीज़ होती है। ठीक है, उसके बारे में भी बात नहीं करेंगे। तो सॉलिड, लिक्विड, गैसियस, ये 3 चीज़ तुम्हारे फंडामेंटल पार्टिकल, और यही तुम्हारे सिलेबस में इसके बारे में बात करने वाले। अब देखो सिंपल सी बात है यार कि सॉलिड क्या होता है। ठीक है, इससे रिलेटेड है ना, तुम लोग के बुक में एक एक्टिविटी भी दी हुई है, पेज नंबर 39 पे। ठीक है, एक एक्टिविटी भी दी हुई है, उसको भी एक बार देख लेना। देखो सॉलिड मतलब क्या होता है, सॉलिड यानी कि पता ही है तुम लोग सॉलिड क्या होता है, जो बहुत कड़क हो। ठीक है, जो एकदम कड़क हो, जैसे मार्कर सॉलिड है, ये बोर्ड क्या है, सॉलिड है ना। हर एक चीज मतलब मोस्ट ऑफ द चीज क्या मिलती है, सॉलिड मिलती है कि नहीं।
तो सॉलिड एक ऐसी चीज होती है जो काफी कड़क होता है, ठीक है। जैसे कि मैं ये एक एक ब्लॉक ले लेता हूँ, ठीक है, ये एक वुडन ब्लॉक मैंने ले लिया। ये वुडन ब्लॉक को मैं बोल सकता हूँ कि ये सॉलिड है, ऑब्वियसली बात है, हाँ ये सॉलिड होगा, ठीक है। और काफी सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं इसके, बहुत सारे अनगिनत एग्जांपल्स हैं, इनफाइनाइट एग्जांपल्स। अब आते हैं लिक्विड पे, ठीक है। ये तो सॉलिड हो गया, अब लिक्विड पे आते हैं। लिक्विड क्या होता है? लिक्विड यार वाटर, ठीक है। लिक्विड क्या होता है? वाटर होता है। ऐसी चीज जो थोड़ी सी हल्की हो, मतलब ऐसा कि थोड़ा, है ना, थोड़ा लिक्विड का क्या होता है, अलग ही एक ये होता है, सॉलिड जितना कड़क भी नहीं होता है। और गैशियस क्या होता है? गैशियस यानी कि गैस, ठीक है। गैस क्या होता है? गैस तुम्हें दिखता है क्या? मतलब काफी कम ऐसे गैसेस है जो तुम्हें दिखते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द गैसेस कैसे रहते हैं? इनविजिबल रहते हैं, ऐसे एकदम धुंधले 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 धुंधले, है ना, एकदम ऐसा धुंधला होता है, उसको गैस बोलते हैं, ठीक है। तो अगर देखो हम लोग सॉलिड की बात करें ना, अब देखो, अब थोड़ा इसके डेप्थ में जाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा डेप्थ में जाते हैं। अगर मैं समझू इतने से पार्ट को ना थोड़ा जूम इन कर लूँ, यानी कि मैं थोड़ा इतने से पार्ट को ऐसा बड़ा कर लूँ, ठीक है, इसका एक फोटो खींचो और इतने से पार्ट को बड़ा कर लूँ, तो हमें ये पता है कि हर चीज़ किससे मिलके बनी है? मैटर। अब मैटर क्या है? एटम्स, पार्टिकल्स, एलिमेंट, सब मैटर ही है, सब एक तरह के मैटर ही होते हैं। तो यानी ये बॉक्स भी एटम से मिलके बना है ना, हम सब एटम से मिलके बने हैं। ये बोर्ड, ये मार्कर, है ना, मैं खुद जो देख रहा है वीडियो, वो हर कोई किससे मिलके बना है? एटम से मिलके बना है। तो यहाँ पे जो ये वुडन ब्लॉक है, ये भी एटम से मिलके बना होगा, है कि नहीं? ये जो लकड़े का जो हम लोग ने बॉक्स लिया है, ये भी एटम से मिलके बना होगा। अब इतनी छोटी सी चीज़ को मैंने क्या किया? थोड़ा जूम इन कर लिया। अब देखो, जब मैं जूम इन करूंगा ना, तो ये मुझे कुछ ऐसा दिखेगा कि यहाँ पे एक एटम है, 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 एटम 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 एटम, ऐसे काफ़ी सारे एटम है ना। जब मैं सॉलिड में मैंने इसे जूम इन किया ना, तो मुझे पता चला कि काफ़ी सारे एटम है ना एक दूसरे से चिपके हुए, काफ़ी, है ना, एकदम, मतलब एक 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 स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना के खड़े। इसीलिए सॉलिड काफ़ी मजबूत होता है। देखो ये जो, ये मैं इस बोर्ड के आर पार हाथ घुसा सकता हूँ क्या? नहीं, क्योंकि इसके जो एटम है ना, ये एक दूसरे से अलाइन है, काफ़ी काफ़ी ज़्यादा चिपके हुए हैं, है ना, मतलब एक दूसरे को छोड़ ही नहीं रहे हैं। जैसे समझो कि यार देखो मैं इसको बाद में रिलेट करता हूँ, पर सॉलिड में कैसे होता है कि काफ़ी सारे एटम्स एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं, ठीक है। वो मतलब, है ना, वो टूटेंगे नहीं जल्दी, उनका काफ़ी अच्छा बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है, वो काफ़ी अच्छे से जुड़े हुए हैं। अब वही अगर मैं लिक्विड में बात कर लूँ ना, तो लिक्विड में भी एटम्स ही होते हैं, ठीक है। लिक्विड में कोई अलग चीज़ नहीं है, खाली वो एटम का अरेंजमेंट अलग है। यहाँ पे एटम का अरेंजमेंट क्या है? एक दूसरे से चिपके हुए, एक दूसरे को कस के पकड़े हुए सॉलिड में, ठीक है, एक दूसरे को कस के पकड़े हुए, इस वजह से ये लोग कैसे एकदम मजबूत है सॉलिड। अब लिक्विड में ना थोड़ी सी इन लोग की डाउन हो गई है, ठीक है, थोड़ा सा इन लोग का पावर डाउन हो गया। इसलिए यहाँ पे क्या है, इसलिए ना यहाँ पे अगर समझो मैं इतने से पार्ट को थोड़ा सा जूमिंग करूँ, तो मुझे क्या पता चलेगा? यहाँ पे भी एटम्स ही है, पर एटम है ना थोड़े से दूर दूर है, ठीक है, थोड़े से लूजली बाउंडेड है, ठीक है, काफ़ी दूर दूर में। इसीलिए इसीलिए मैं पानी के अंदर अपना हाथ घुसा सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि पानी के अंदर जो एटम्स है ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस है एज कम्पेयर टू सॉलिड। पानी के अंदर के जो एटम्स है ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, उसके जो पार्टिकल्स है ना, उस वो काफ़ी दूर दूर है, और उनके बीच का जो फोर्स है ना, वो काफ़ी कम है। अब इससे ही हम लोग बोलते हैं इंट्रा मोलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। इंटर और इंट्रा काफ़ी फर्क होता है इसमें, ठीक है। ये देखो, इंटर, एक होता है इंटर स्कूल कंपटीशन, यानी कि मेरी स्कूल अलग है, तुम्हारी स्कूल अलग है, ठीक है, दो अलग अलग स्कूल है, अब उन दोनों के बीच में कंपटीशन हो रहा है। और एक होता है इंट्रा स्कूल कंपटीशन, यानी कि एक ही स्कूल में, ठीक है, एक ही स्कूल में काफी सारे बच्चे आपस में कंपटीशन कर रहे हैं, ठीक है, तो वो एक ही स्कूल के बच्चे हैं। तो एक होता है इंट्रा, एक होता है इंटर। इंट्रा मतलब एक ही रीजियन के जो भी पार्टिकल्स है वो आपस में, उनके आपस की फोर्स, ठीक है। और इंटर मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स की आपस की फोर्स, यानी इंट्रा मतलब एक मॉलिक्यूल के अंदर ही, उसी के अंदर जो उसके अंदर की फोर्स है, उसको इंट्रा इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं। और इंटर मॉलिक्यूलर मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल मैंने ले लिए, ठीक है, दो अलग अलग मॉलिक्यूल ले लिए, उन दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल की जो बीच की फोर्स है उसको बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। तो देखो, अब ये जो सॉलिड में इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो काफी ज्यादा होता है, ठीक है। सॉलिड में इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स काफी काफी ज्यादा होता है, ठीक है। उन दोनों के बीच में जो दो मॉलिक्यूल्स है, अंदर ही अंदर मॉलिक्यूल्स के अंदर जो दो पार्टिकल्स है, वो दोनों एक दूसरे को कस के पकड़ के रखे। अब वही मैं लिक्विड में आ जाऊँ तो यार इनके बीच में इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स थोड़ा कम हो गया, यानी इतना भी कम नहीं हुआ है, पर मॉडरेट है, ठीक है, मतलब, ठीक है, मतलब है, थोड़ा बहुत है, पर
वो सॉलिड जितना भी खास नहीं है और गैसेस जितना भी कम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स कितना है, ओके ओके ठीक है, मॉडरेट है, तो मैंने कम भी नहीं बताया ज़्यादा भी नहीं। और गैसेस में क्या होता है, गैसेस में अभी सब बता देंगे, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स सबसे कम होता है, ठीक है। उसमें तो दो एटम्स के बीच में यार कोई फोर्स ही नहीं है, मतलब है भी तो बहुत नेग्लिजिबल है। वो दोनों एक इलेक्ट्रॉन इधर एक एटम इधर उड़े जा रहा है, एक एटम उधर उड़े जा रहा है। इस वजह से गैसेस कैसे होते हैं, काफ़ी काफ़ी ज़्यादा मतलब फ्री होते हैं, ठीक है। उनको ऐसा बोल सकता हूँ कि मैं काफ़ी ज़्यादा फ्री है, मतलब कि उनके बीच के जो एटम्स है उनमें काफ़ी अच्छा बॉन्ड नहीं है, ठीक है। जैसे देखो, अब मैं बता रहा था मैं कि इसको मैं किस एग्जांपल से कंपेयर करूँ, समझो मैं लोकल ट्रेन की बात करता हूँ, ठीक है, मुंबई लोकल की बात करता हूँ। वहाँ पे यार सबसे ज़्यादा हमें मतलब परेशानी, सबसे ज़्यादा तकलीफ कब चढ़ने को होती है, शाम के टाइम में जब ज़्यादा भीड़ होती है, यानी ट्रेन पूरी तरह से पैक है, यार जगह ही नहीं अंदर जाने का, ठीक है, बिल्कुल भी जगह नहीं। वैसे ही होता है सॉलिड, ठीक है, पूरी तरह से पैक है वो, वहाँ पे जगह ही नहीं है कोई चीज़ अंदर जाने का। है भी तो काफ़ी छोटी छोटी जगह है, ठीक है, काफ़ी छोटी छोटी जगह, मतलब उसमें से हमारा हाथ तो नहीं घुस सकता, इतना है। अब वो लिक्विड की बात आ गई तो यार समझ लो कि वो ट्रेन है ना, अब समझ लो मैंने दोपहर की ट्रेन पकड़ ली, ठीक है, 2-3 बजे की ट्रेन पकड़ ली, तो यार मॉडरेट होता है ना, काफ़ी कुछ इतना भीड़ ने भी नहीं, एकदम खाली भी नहीं, मतलब हाँ है जो बैठने की जगह मिल जाएगी यार, इतना रहता है। तो वही होता है लिक्विड। अब गैशियस मतलब यार समझो मैं रात को 3 बजे की ट्रेन पकड़ रहा हूँ, पहली ट्रेन पकड़ रहा हूँ, ठीक है, 3:30 जो जब की भी रहती है पहली ट्रेन में, पहले ही लोकल पकड़ रहा हूँ, तब तो फुल खाली, ठीक है, पूरी की पूरी खाली ही खाली ट्रेन पड़ी हुई है, जहाँ बैठना है जहाँ सोना है वहाँ जाओ, ठीक है। वो होता है गैसियस, यानी कि काफी ज्यादा स्पेस है इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है। इनको अगर छोड़ दिया ना तो आप आपस में कहाँ कहाँ उड़ जाएंगे। पर सॉलिड उड़ते क्या, मतलब ये जो भी मार्कर है इसको मैं अगर रखा रहूँ तो क्या 2 मिनट बाद ऐसा आके देखूंगा, तो ऐसा थोड़ी ना कि भाई ये गायब हो गया, है कि नहीं। यानी इनके बीच की जो आपसी फोर्स है वो काफी ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये अपना सॉलिड लिक्विड और गैसेस का मैंने तुम लोग को एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया, ठीक है। अब इसके बारे में देखो, थोड़ी सी अच्छी बातें करते हैं, मतलब इसके ऊपर एक टेबल दिया हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर करके एक टेबल दिया हुआ है तुम लोग के बुक में, पेज नंबर 40, आई थिंक सो पेज नंबर 40 है वो। मैंने ये टेबल तुम लोग को अभी दिख रहा होगा यहाँ पे वीडियो में, नीचे यहाँ पे दिख रहा होगा, मैंने लगा दिया है। तो ये देखो इसमें किस चीज़ के बारे में बात किया है, उस पर आते हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं लिखता हूँ सॉलिड, ठीक है, इधर लिखूंगा लिक्विड, ठीक है, इधर लिखूंगा गैसियस। अब देखो, अब पहले वो लोग ने क्या बात की, रिजिडिटी के बारे में बात की है। रिजिडिटी यानी क्या, सॉरी रिजिडिटी, हाँ वो रिजिडिटी के बारे में बात की है कि मतलब उनके उनका वो कैसा है, मतलब कि जैसे कि इलास्टिसिटी कैसे समझाओगे, कि जैसे उनके बीच में जो भी फोर्स है ना वो कैसा है, रिजिड। रिजिड का मतलब क्या, जैसे देखो यहाँ पे मैं तुम लोग को बताता हूँ, सॉलिड के बीच में जो फोर्स होता है वो होता है रिजिड। सॉलिड का जो एक शेप, मतलब सॉलिड की जो नेचर है वो कैसा है, रिजिड है, ठीक है। सॉलिड का शेप कैसा है, रिजिड है। लिक्विड का शेप कैसा होता है, लिक्विड का शेप होता है फ्लूइड, ठीक है। और गैस का भी कैसा होता है, ठीक है, फ्लूइड। अब ये फ्लूइड क्या होता है, देखो फ्लूइड मैकेनिक्स ये एक अलग ही ब्रांच है, ठीक है, ये एक अलग, जैसे देखो हिस्ट्री तुम लोग का कैसे एक अलग ही टॉपिक है, ज्योग्राफी एक अलग ही टॉपिक है, साइंस एक अलग, वैसे फ्लूइड मैकेनिक्स यानी कि फ्लूइड्स के बारे में चर्चा, वो पूरी एक अलग ही टॉपिक है साइंस में, ठीक है, उसका एक अलग ही ब्रांच है पूरा। तो यानी फ्लूइड मतलब क्या, कि ऐसी चीजें जो थोड़ी सी आपस में वीक हो, जैसे लिक्विड थोड़ा आपस में वीक होता है, गैसेस आपस में वीक होता है, तो इन दोनों को हम लोग फ्लूइड्स बोलते हैं, ठीक है। ये कैसे फ्लूइड है और इन्हें फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा जाता है। और सॉलिड क्या होता है, रिजिड होता है। रिजिड यानी रिजिड बॉडी है, वो काफी मजबूत है, ठीक है। अभी देखो सेकेंड इसमें आते हैं कंप्रेसिबिलिटी। अब देखो कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी यानी कि है ना, मतलब कौन सी किसको हम लोग ज्यादा दबा सकते हैं। जैसे देखो समझो मैं ये मार्कर को लिया और इस मार्कर को मैंने दबाया, ठीक है, इस मार्कर को मैंने दबाया, तो दबेगा क्या, नहीं दबेगा। समझो थोड़ा सा मैंने सॉफ्ट सॉलिड लिया, जैसे सॉफ्ट सॉलिड यानी कि समझो मैंने लकड़ी ले लिया, लकड़ी थोड़ा सा गिल्ला लकड़ी ले लिया,
उसको मैंने थोड़ा सा दबाया दबाया तो हल्का सा तो दब ही जाएगा यार, मतलब बहुत नेग्लिजिबल ही सही, पर दबेगा, है ना। यानी कि कोई थोड़ी सी हल्की सी चीज़ तो दबती है। पर ये मार्कर कैसे बहुत सॉलिड है, तो इसको यार मैं दबाऊंगा तो टूट जाएगा, है ना। पर बहुत काफ़ी ज़्यादा नहीं दबने वाला है ये, ऐसा स्पंज नहीं है जो थोड़ा सा कर दिया तो पूरा एकदम दब जाएगा, वैसा नहीं है। ठीक है, तो सॉलिड क्या होता है, सॉलिड की जो कंप्रेसिबिलिटी होती है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या किए, रिजिडिटी, ठीक है, फ्लूइडिटी या इलास्टिसिटी बोल सकते हो, ठीक है। अब सॉलिड की जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो कैसी होती है, नेग्लिजिबल होती है, ठीक है। नेग्लिजिबल होने का मतलब क्या है, नेग्लिजिबल होने का मतलब उसे हम लोग दबा ही नहीं सकते, कितना भी कोशिश कर लो बहुत कम दबने वाला है, ना के बराबर, ठीक है, ना बराबर। लिक्विड, लिक्विड में भी होता है कंप्रेसिबिलिटी, पर इतना भी खास नहीं, ठीक है, वेरी लो, वेरी लो कंसिडर कर सकते हैं, नेग्लिजिबल भी नहीं, ओके ओके मॉडरेट, बहुत ज़्यादा भी नहीं, वेरी लो। और गैशियस में कैसा होता है, अब इसका फील लो, ये देखो, गैस को अगर समझो मैंने लिया, एक बक्से में गैस को लिया और मैंने, और समझो मैंने पिस्टन लिया, पिस्टन मतलब पता है क्या होता है, समझो मैंने कैसा सिलेंडर लिया, ठीक है, ट्रांसपेरेंट सिलेंडर लिया, और मैंने उसको है ना, उसको दबा दिया यहाँ से, एक उसके ऊपर प्लेट रखा और उस प्लेट को ना अंदर दबा दिया, तो अगर अंदर गैस रहेगा तो प्लेट अंदर फिर भी दबता है कि नहीं, यानी गैस रहने की वजह से प्लेट अंदर दब जाता है, यानी गैस दब जाता है। अरे समझो ये एयर है ना, एयर भी क्या है, गैस ही है, एयर को मैं दबा पा रहा हूँ, ये देखो मैं दबा रहा हूँ वैसा, तो एयर दब जा रहा है, यानी काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। गैसियस के अंदर, गैसियस स्टेट में जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, लिक्विड में भी होती है पर काफ़ी ज़्यादा नहीं होती। समझो मैंने पानी को दबाया, कितना दबेगा, ज़्यादा नहीं दबेगा, थोड़ा सा, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं, ठीक है। तो लिक्विड में थोड़ी कम होती है और गैसेस में सबसे ज़्यादा होती है। अब देखो, अब आते हैं हम लोग शेप्स में, ठीक है। शेप्स और वॉल्यूम दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है, दोनों यहाँ पे दोनों का मीनिंग सेम ही है, ठीक है। समझो वॉल्यूम और शेप। अब देखो, जो सॉलिड का शेप है ना, वो एक डिफाइनाइट शेप होता है, यानी सॉलिड का एक डिफाइनाइट शेप होता है। अगर हम लोग उसको, उसका शेप हम लोग को चेंज करना है तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, उसको तोड़ना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, पर उसका शेप कैसा होता है, डिफाइनाइट होता है ना, मतलब कि पहले से जो आया है वो ही रहता है, डिफाइनाइट। लिक्विड, लिक्विड का शेप कैसा रहता है, इनडिफाइनाइट रहता है। गैसियस का भी कैसा रहता है, इनडिफाइनाइट। अरे अभी देखो ना यार, तुम लोग समझो मैंने एक ग्लास में पानी ले लिया, ठीक है, तो अब उस लिक्विड का शेप कैसा हो गया है, वो ग्लास के शेप का हो गया लिक्विड। अब जैसे ही मैं उस ग्लास में से पानी निकाल दूंगा तब उसका शेप कैसा हो जाएगा, रैंडमली कुछ भी हो जाएगा, गैस में भी वैसे ही होता है, जिस शेप में हम लोग उसको डालेंगे उसका शेप वैसा हो जाएगा, ठीक है। कोई उन लोग का परफेक्ट कोई शेप नहीं है। अब जैसे ग्लास एक सॉलिड है तो उसका एक परफेक्ट शेप है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, उसको तोड़ना पड़ेगा मुझे उसका शेप चेंज करना है तो, ठीक है। अब देखो आगे आते, आगे क्या दिया है, इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस, ठीक है, जैसे मैंने बताया तुम लोग को, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है, इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस। सॉलिड में इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस कैसा होता है, बहुत ज्यादा, अभी अभी बताया है सब। उनके बीच की जो एटम, जो पार्टिकल्स है, उनके बीच में जो फोर्स होता है वो काफी ज्यादा होता है। लिक्विड में कैसा होता है, मॉडरेट, मॉडरेट यानी काफी ज्यादा भी नहीं, काफी कम भी नहीं, मीडियम। गैसियस में कैसा होता है, वेरी लो, ठीक है। इंट्रामोलिकुलर फोर्स सॉलिड के बीच में बहुत ज्यादा है यार, दोनों एक दूसरे को पकड़ के रखे, बस कस के पकड़ के रखे, दोनों छोड़ने नहीं वाले एक दूसरे को। लिक्विड में यार थोड़ा कम है और गैसेस में तो है ही नहीं, बिल्कुल, मतलब बहुत कम है, ठीक है। तो इतना हो गया, इतना चाहिए तो लिख लो, मैं अभी इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, इतना लिखने का तो लिख लो, ठीक है, रफ कर रहा हूँ इसको। अभी देखो, तुम लोग के टेक्स्ट बुक में ना एक और एक पॉइंट इसमें दिया था कि डिस्टेंस बिटवीन दी फोर्सेस, डिस्टेंस बिटवीन दी पार्टिकल्स, यानी दो पार्टिकल है, जिसे समझो, ये देखो यहाँ पे बताता हूँ। समझो यहाँ पे मैंने ना एक ये लिया, सॉलिड का एक लिया, ठीक है, यहाँ पे पार्टिकल 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 है, तो ये देखो, अब जो इनके दो पार्टिकल्स के बीच में, ये जो एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है, ऐसे एक पार्टिकल है, यहाँ पे एक पार्टिकल है, ठीक है, ये मैंने बताया यहाँ पे।
ठीक है, ये एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल। अब इन दो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स होता है ना, सॉलिड में काफी कम होता है, तभी तो ये दो पार्टिकल एक दूसरे से चिपके रहेंगे ना। जैसे समझो लोकल ट्रेन में इंसानों के बीच में जगह काफी कम होती है, एक दूसरे को चिपक के खड़े रहते हैं, तभी तो उनका फोर्स काफी ज्यादा होता है, तभी तो वहां पे घुसना मुश्किल है। अब लिक्विड में क्या है कि थोड़ा दूर दूर में खड़े हैं यार, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। और गैसेस में तो यार एक उधर खड़ा है तो एक उधर खड़ा है, मतलब बहुत काफी बड़ा डिस्टेंस हो गया है, ठीक है। तो जो सॉलिड में पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस होता है वो काफी ज्यादा होता है, लिक्विड में मॉडरेट होता है, मतलब ना ज्यादा ना कम, और गैसेस में तो बहुत ही कम होता है, ठीक है। काफी दूर दूर पार्टिकल्स खड़े रहते हैं। अब देखो, तुम लोग के टेक्स्ट बुक में एक और एक एक्टिविटी टाइप दिया है, उसमें बोला है कि हम लोग को क्लासीफाई करने का है, ठीक है। जैसे देखो, वाटर, वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? वाटर का होता है H2O, ठीक है। वाटर क्या है? वाटर क्या है? वाटर लिक्विड है, ठीक है। उसके बाद एयर दिया है, एयर क्या होता है? एयर का फॉर्मूला, एयर का कोई डिफाइनाइट फॉर्मूला है क्या? नहीं, एयर का कोई डिफाइनाइट फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है। उसमें O2 प्लस N2 डॉट 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 काफ़ी सारी चीज़ें आ जाएगी, पर वो क्या है? गैस है। अरे एयर है ना, हवा, हमारे आसपास की हवा जो है ना, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फिर बहुत अलग अलग गैसेस, बहुत अलग अलग टाइप के गैसेस होते हैं, ठीक है। तो उसका कोई डिफाइनाइट एक ये नहीं है कि यार यही सिर्फ उसमें होगा या यही होगा। सिर्फ वाटर में सिर्फ H2 होता है, पर एयर में सिर्फ HO2 या N2 नहीं होता है, ठीक है। तो क्या है? एक गैस है, गैशियस है। इसके बाद है ना, क्या दिया है? ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है? O2, ठीक है। ऑक्सीजन कभी भी एक ऑक्सीजन नहीं मिलता है, वो हमेशा O2 के फॉर्म में मिलता है। और वो ऑक्सीजन कैसा मिलेगा? ऑक्सीजन हमेशा है ना, तुम लोग को नेचर में गैशियस फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। गैशियस यानी कि ऑक्सीजन कभी भी सॉलिड फॉर्म में नहीं मिलता है। ऐसा ऑक्सीजन का जैसे 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 कि कोयला होता है, ठीक है। कोयला हमेशा हम लोग को नेचुरली, जैसे डायमंड होता है, डायमंड हमेशा हम लोग को नेचुरली सॉलिड मिलता है, ठीक है। अब देखो, हम लोग ने सॉलिड लिक्विड गैसेस में यार इसे किया है कि नहीं, इसे क्लासीफाई किया। अब इसे ना और तीन चीज़ों में क्लासीफाई करेंगे, ठीक है। पहले तो होता है एलिमेंट्स, फिर आता है कंपाउंड्स, तीसरा होता है मिक्सचर, ठीक है। एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर। अब ध्यान दो, ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है। इस चीज़ में ना मुझे काफ़ी कंफ्यूजन रहता था, मैं पर्सनली अपनी बात बता रहा हूँ, मुझे बहुत कंफ्यूजन रहता था यहाँ पे कि एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है। मिक्सचर तो यार खैर समझ आ जाएगी, काफ़ी अलग अलग चीज़ें मिलके बन रही है मिक्सचर, पर एलिमेंट और कंपाउंड में बहुत कंफ्यूजन रहता था। तो एकदम डिटेल में आज इसको कवर करेंगे, मैं एकदम अच्छे से तुम लोग एक्सप्लेन कर दूंगा, कभी वापस डाउट ही नहीं आया। ध्यान से सुनो भाई, ध्यान से सुनो। देखो, एलिमेंट, एलिमेंट क्या होते हैं कि समझो O2, O2 एक एलिमेंट है। एलिमेंट यानी कि उसमें ना सिर्फ एक ही एटम रहेगा, एक ही एटम के, एक ही तरह के एटम तीन चार रहे तो भी चलेंगे, तो भी एलिमेंट है। पर वहां पे दूसरा एटम नहीं आने वाला है, ठीक है। जैसे O2, O2 एक एलिमेंट है। N2 की बात किया, N2 एक एलिमेंट है, ठीक है। F2 एक एलिमेंट है। अब क्या ये ज़रूरी है, क्या इसका कोई कंपल्शन है कि यार हमेशा चीज़ें टू में ही रहेगी, जैसे O2 N2 F2 Cl2, ऐसा हमेशा टू में रहेगा? ज़रूरी है? कोई भी ज़रूरी नहीं है, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। जैसे हीलियम He, वो हमेशा He आता है, हाइड्रोजन H2 आता है, एल्यूमिनियम Al आता है। तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, ठीक है। एक सिंगल एटम भी एक एलिमेंट है, ठीक है। एक सिंगल एटम भी क्या होगा? एक एलिमेंट होगा। पर एलिमेंट में तीसरी चीज नहीं आने वाली। एक तो देखो, सबसे सिंपल तरीका, अगर कुछ नहीं समझ रहा है ना, बिल्कुल ही कुछ नहीं समझ रहा, तो एक चीज समझ लो यार, कि एटम बहुत छोटा होता है दिखने में, बहुत, सॉरी, एलिमेंट है ना बहुत छोटा होता है लिखने में, सिर्फ O2, सिर्फ N2, इतना छोटा सा। अब अगर वही मैं कंपाउंड की बात करूँ, ठीक है, अगर मैं वही कंपाउंड की यहाँ पे बात करूँ, तो कंपाउंड क्या हो जाएगा पता है क्या? थोड़ा उससे बड़ा हो जाएगा, जैसे जैसे H2SO4, NO2। तो देखो, हर कंपाउंड, नोटिस करना, हर कंपाउंड जो तुम लोग देखोगे ना अपने आसपास, हर कंपाउंड में ना एक तीसरे एटम की एंट्री होती है। हर कंपाउंड में क्या होता है? एक तीसरा एटम होता ही होता है। जैसे NO2 एक तीसरा एटम है, H2SO4 एक तीसरा एटम है, चार, तीन एटम है यहाँ पे। देखो H2 में क्या है? हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। डरना नहीं H2SO4 को देख के।
अब इस चीज के पीछे मत लग जाओ कि यहाँ पे H2 में H2 क्यों है, 2 क्यों है, O4 में H2SO4 में O4 क्यों है, एस सल्फर सल्फर एक ही क्यों है। ये सब चीज वैलेंसीज पे काम करती है। अगर इसके इस चीज के बारे में डिटेल जानना है तो एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला तुम लोग को चैप्टर अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये वैलेंसीज पे काम, अगर नहीं समझी समझाना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसकी अभी कोई जरूरत नहीं है तुम लोग के लेवल पे, ठीक है। ये सब चीज आगे आगे धीरे धीरे तुम लोग को अपने आप ही समझ जाएगी, ठीक है। तो H2SO4 NO2 ये सब है ना एक कंपाउंड होते हैं, यानी इसमें दो अलग अलग एटम का आके जुड़ते हैं, ठीक है। दो अलग अलग एटम आके जुड़ते हैं, जैसे सॉल्ट, ध्यान रखना, ठीक है, याद रखो। सॉल्ट हमेशा इस चीज को याद रखो, सॉल्ट जो होता है ना, सॉल्ट का सबसे फेमस एग्जांपल है NaCl, बहुत फेमस एग्जांपल है NaCl। हमेशा याद रखना, उसको भूलना मत कभी, क्योंकि देखो जो सॉल्ट होता है ना वो काफी इंपॉर्टेंट है तुम लोग के सिलेबस में, हमारे सिलेबस मतलब SSC बोर्ड के सिलेबस में, ठीक है। और उसमें NaCl तो यार इस चीज को लोग भूलते ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं भूलते। अब देखो NaCl में एक होता है सोडियम Na और A अलग अलग नहीं है, Na एक अलग होता है सोडियम, Cl एक अलग होता है क्लोराइड, ठीक है। ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, कंपाउंड। समझा, ये समझो इसको, मतलब कैसे यार, सिंपल तो है एकदम। समझो एक Na यार टहलते टहलते मस्त आया अपना कि यार आज तो कुछ काम नहीं है, आज घूमते हैं फालतू का। फिर Cl2 आया, बोला कि यार Cl2, एक Cl दूसरे Cl2, देखो हमेशा Cl है ना दो के फॉर्म में मिलता है। अब ये सब चीज जाननी है ना क्यों, तो तुम लोग एटॉमिक इनसाइड एन एटम वाला चैप्टर था ना, उसको अच्छे से पढ़ो, या तो एक साल वेट करो, नेक्स्ट ईयर, उसका नेक्स्ट ईयर, एकदम सब चीजें क्लियर होती जाएगी, धीरे धीरे क्लियर होगी, ठीक है। एकदम से क्लियर नहीं होगी, धीरे धीरे क्लियर होगी। Cl2, अब Cl2 आया, बोला कि यार अब मजा नहीं आ रहा है, मतलब यार Cl एक दूसरे Cl को बोला कि तेरे साथ रह के क्या मजा है, तू हम दोनों सेम ही चीज है, चलो कुछ डिफरेंट ट्राई करना है। तो Cl एक Cl को छोड़ दिया और बोला कि Na भी फुकट का बैठा है, तो चलो NaCl बना देते हैं, ठीक है, NaCl बन गया। तो जो सॉल्ट NaCl है ना, सॉल्ट होता है। अब ये सॉल्ट क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, ठीक है। तो कंपाउंड क्या होंगे, जो दो अलग अलग एटम्स को आपस में जोड़े, उसको कंपाउंड। जो दो अलग अलग एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं उनको कंपाउंड बोलेंगे। एलिमेंट मतलब ये कंपाउंड नहीं होते, इसमें दो दो एटम नहीं होते। जैसे देखो अगर मैं O2 की बात कर रहा हूँ तो सिर्फ O2 ही रहेगा, अगर N2 की बात कर रहा हूँ तो सिर्फ N2 रहेगा, F2 की बात करो तो सिर्फ F है, फ्लोरीन है। ध्यान से देखो O2 में कोई तीसरा एटम आया क्या, दूसरा एटम आया नहीं, वो O के दो एटम है। एक ही तरह के चार एटम रहे तो भी वो एलिमेंट ही है, समझा, समझा। देखो कंपाउंड्स को लिखने में बहुत बड़ा लगता है, डरने का नहीं है पर उसको, ठीक है, लिखने में बहुत बड़ा लगता है, एलिमेंट्स को लिखने में बहुत छोटा होता है, ठीक है। O2 N2 F2 L2, हर एक सिंगल एटम अपने में एक एलिमेंट है, और हर एक सिंगल एटम अपने में एक कंपाउंड नहीं है। देखो बहुत मेरे को बहुत कंफ्यूजन रहता था, इसलिए मैं तुम लोगों को एकदम अच्छे से बता रहा हूँ कि एलिमेंट और कंपाउंड काफी अलग चीजें होती है। देखो एलिमेंट्स और कंपाउंड, ठीक है, काफी अलग चीजें होती है। अब मिक्सचर पे आते, मिक्सचर पे ध्यान दो। मिक्सचर क्या है, इसके नाम से ही समझ रहा है क्या होता है, कि काफी अलग अलग चीजें एक साथ आके आपस में मिल गए। जैसे मैं सी वाटर की बात करूँ, समुद्र समुद्र पानी की बात करूँ, समुद्र जल, समुद्र वाटर, वहां पे तुम लोग ने टेस्ट, कभी तो ऐसा नहाने गए होंगे समुद्र में, तो कभी तो ऐसा टेस्ट आया होगा पानी का, है ना। तो काफी खारा होता है समुद्र पानी, है ना। तो खारा क्यों होता है, क्योंकि काफी नमकीन नमकीला होता है ना, तो उसमें नमक होता है, ठीक है, उसमें सॉल्ट होता है। ये तो हर हर एक लोग ने, हर किसी ने ये सुना ही रहेगा कि उसमें सॉल्ट होता है। तो NaCl, ठीक है, सॉल्ट मतलब पता है ना सबको, सॉल्ट क्या होता है, नमक। जो नमक तुम लोग खाते हो ना, खाने में डालते हो ना, वो नमक क्या होता है, सॉल्ट होता है, ठीक है। हम लोग सी वाटर से सॉल्ट निकालते हैं, ज्योग्राफी में तुम लोग ने पढ़ा होगा, सी वाटर इज द मेजर सोर्स ऑफ गेनिंग दी सॉल्ट, ठीक है। तो सी वाटर में सॉल्ट होता है ना, NaCl होता है सी वाटर में, प्लस अब यार सी वाटर है तो पानी तो होगा ना उसमें, तभी तो वाटर है ना, वाटर क्यों बोलते हैं, सी वाटर, पानी है उसमें तभी तो। अब पानी का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, H2O, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, काफी बार बताया पर इस चीज को याद कर लो, रट लो। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, H मतलब हाइड्रोजन, O मतलब ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे, वाटर। H2O क्या बनता है, वाटर। NaCl बन गया। अब यहाँ पे H2O भी आएगा। अब देखो क्या यहीं पे खत्म होता है क्या, नहीं, और भी बहुत सारी चीज होती है। प्लस अमोनिया होता है NH3, प्लस NO2 होता है। समझो तुम लोग ने कुछ कचरा फेंक दिया, ठीक है, कचरा फेंक दिया तो CH3, मतलब अलग अलग ये कंपाउंड है। देखो CH3 भी कंपाउंड है, ये सब अलग अलग कंपाउंड है। तो मिक्सचर क्या है,
कि काफी सारे अलग अलग कंपाउंड, अब देखो जरूरी नहीं है सिर्फ इसमें कंपाउंड है, इसमें ये भी हो सकता है +H2 हाइड्रोजन है भाई, क्यों नहीं हो सकता है बिल्कुल ही हो सकता है ना। मैंने अभी भी तुम लोगों को बताया कि हाइड्रोजन जो होता है वो हमेशा गैसियस फॉर्म में मिलेगा, ठीक है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, है ना, ये सब गैसियस फॉर्म में मिलता है हमेशा, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये सब हमेशा गैसियस फॉर्म में मिलेंगे। तो मिक्सचर का मतलब क्लियर हुआ सबको, ठीक है। जैसे वाटर एक मिक्सचर नहीं है, ठीक है, वाटर एक मिक्सचर नहीं, वाटर एक कंपाउंड है। मिक्सचर मतलब बहुत अलग अलग चीजें उसमें आके मिल रही है। मिक्सचर को थोड़ा डिटेल में अभी स्टडी करेंगे हम लोग, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, तब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वाटर एक मिक्सचर नहीं होता, जैसे बनाना शेक वो एक मिक्सचर है, उसमें बनाना है, बहुत अलग अलग चीजें, वाटर उसमें कुछ प्रेजेंट है, पर वाटर खुद में एक अपना कंपाउंड है, ठीक है। वाटर की एक अपना अपनी एक खासियत है, ठीक है, वाटर की अपनी एक इंपॉर्टेंस है। तो वाटर एक कंपाउंड नहीं होता है, मिक्सचर नहीं होता, ठीक है, वाटर एक कंपाउंड होता है, ठीक है। इतना लिख लो, है ना, इतना समझा, इतने में कोई दिक्कत है? देखो एलिमेंट्स और कंपाउंड में कभी दिक्कत रखना ही नहीं, एलिमेंट अलग चीज होती है, कंपाउंड अलग चीज होती है, और मिक्सचर तो टोटली डिफरेंट है, काफी सारे। देखो दो अलग अलग एलिमेंट आके एक मिक्सचर बना सकते हैं जो आपस में मिल नहीं रहे, ठीक है। जैसे कि कोई भी दो अलग अलग एलिमेंट आपस में मिलेंगे नहीं तो मिक्सचर बन जाएगा, है ना। जैसे समझो तेल और पानी को तुम लोग ने आपस में डाला तो मिक्स नहीं होंगे, तो क्या बन जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा, ठीक है। उसी को हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं, अभी आगे उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जैसे दो अलग अलग कंपाउंड आके मिक्सचर बन सकता है, एक कंपाउंड एक मिक्सचर आके, एक कंपाउंड एक एलिमेंट आके मिक्सचर बन सकता है, तीन अलग अलग कंपाउंड, दो कंपाउंड एक एलिमेंट, ऐसे काफी सारे अलग अलग चीजें आगे मिक्सचर बन सकती है, ठीक है। उसका कोई लिमिटेशन नहीं है कि सिर्फ कंपाउंड ही मिक्सचर बनाएंगे, दो अलग अलग एलिमेंट भी मिक्सचर बनाते हैं, ठीक है। तो अभी इतना लिख लो फिलहाल, ठीक है, लिख लिया इतना, रफ कर रहा हूँ, ओके। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। आगे तुम लोग को दिया है वाटर और मिल्क के बारे में। देखो वाटर के बारे में मैंने तुम लोग को अभी अभी बताया, वाटर क्या होता है, वाटर एक कंपाउंड है, वो एक प्योर कंपाउंड है, ठीक है। प्योर वाटर क्या होता है, मैं वाटर जब कह रहा हूँ ना तो मैं डिस्टिल्ड वाटर की बात कर रहा हूँ। डिस्टिल्ड वाटर का मतलब नहीं पता तो गूगल में जाके सर्च करो डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है। डिस्टिल्ड वाटर यानी कि वो वाटर जो पूरी तरह से प्योर हो, जिसमें कोई भी इम्प्योरिटी ना हो। अब फिल्टर का पानी भी डिस्टिल्ड वाटर नहीं होता, इसमें एडेड मिनरल्स एडेड रहते हैं, तो मिनरल्स अलग चीज हो गई, ठीक है, मिनरल्स भी उसमें एडेड है ना। बट डिस्टिल्ड वाटर की बात कर रहा तो प्योर वाटर होता है। तो अब देखो, अब वाटर क्या होता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट तुम लोग लिख के ले लो, काफी तुम लोगों को काम आने वाला है। जो H2O जो वाटर होता है उसमें H2 और H और O का जो रेशियो होता है, H&O का रेशियो इन H2O कितना होता है, 8:1। देखो इसका मतलब क्या है कि 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, O&H लिख देता हूँ, OH, ठीक है, ठीक है। इनके जो वेट का O&H रेशियो इन H2O, ठीक है, वेट, वेट मतलब क्या, वजन, वजन, O&H वेट रेशियो इन H2O मतलब O को अगर 8 ग्राम में O2 लूँ, O को 8 ग्राम O लूँ, 1 ग्राम H लूँ, तो दोनों मिलके क्या बनेंगे पता है, 1 ग्राम H2O बनाएंगे, ठीक है। दोनों मिलके क्या बनाएंगे, 1 ग्राम, 1 ग्राम H2O बनाएंगे, ठीक है। तो ये काफी, इसके बारे में नेक्स्ट ईयर तुम लोग काफी ज्यादा डिटेल में चर्चा करने वाले हो। तो अभी तो सिर्फ एक ऐसा है कि H और O का जो वेट रेशियो होता है वो 8:1 होता है, ठीक है, बुक में दिया था इसलिए मैंने बता दिया। तो वाटर जो है ना, प्योर वाटर वो एक कंपाउंड होता है, वो एक मिक्सचर नहीं होता, ठीक है। अब वो एक डिस्टिल्ड वाटर के अलावा तुम लोग दूसरा वाटर ले लो, जैसे कि मिक्सचर मिनरल्स वाटर, ठीक है, जो फिल्टर से पानी आता है, उसमें काफी सारे मिनरल्स पहले से एडेड होते हैं, तो वो एक कंपाउंड बन जाता है, ठीक है। वो एक अलग चीज हो गई, मतलब उसमें काफी सारे एडेड, जैसे लेक वाटर, सी वाटर, उसमें काफी सारे एडेड वाटर्स होते हैं। इसलिए जब मैं वाटर की बात कर रहा हूँ प्योर वाटर, तो वो H2 होता है, डिस्टिल्ड वाटर, उसमें कोई दूसरी चीज एडेड नहीं होती है, ठीक है, ठीक है। अभी बात करते हैं मिल्क के बारे में। देखो वाटर के बारे में तो बात कर लिया है कि नहीं, अभी बात किया। तो अभी देखो मिल्क, मिल्क एक प्योर मिक्सचर है, मिल्क को तुम लोग मिक्सचर बोल सकते हो। क्यों, क्योंकि देखो मिल्क के अंदर ना बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि लैक्टोज, ठीक है, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज और फैट्स, कैल्शियम, ठीक है, ऐसे बहुत अलग अलग तरह के उसमें कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, ये सब एक अलग अलग कंपाउंड है। और इनफैक्ट मिल्क के अंदर वाटर भी होता है,
अगर मिल्क के अंदर वाटर ही नहीं होता ना तो फिर मिल्क लिक्विड ही नहीं हो पाता, ठीक है। मिल्क के लिक्विड होने का सबसे बड़ा रीज़न है कि उसके अंदर वाटर है, ठीक है। तो मतलब मिल्क के अंदर क्या होता है, H2O भी होता है, इसीलिए H2O एक मिक्सचर नहीं है, उसको एक कंपाउंड बोला है, ठीक है, क्योंकि वो सबके अंदर होता है तो उस चीज़ में एक लिक्विड वाला फॉर्म आता है, ठीक है। तो इतना तक तुम लोग का था मिल्क की बातें। अभी देखो, अभी इसके आगे हम लोग जाते हैं। अब आगे क्या बोला है, आगे दिया है टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। देखो हम लोग ने पहले एलिमेंट्स के बारे में बात किया, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग ने तीन चीज़ों में उन्हें डिफर किया, सॉलिड लिक्विड गैसेस, फिर बाद में बताया कि एलिमेंट्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, मिक्सचर्स होते हैं, ठीक है। अब देखो टाइप्स ऑफ एलिमेंट, अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ एलिमेंट में कुछ खास बात की नहीं है, वहाँ पे सिर्फ इतनी सी बात, इतना सा बोला है कि एलिमेंट्स, कि एलिमेंट्स मतलब हर एक कोई चीज़ तो एलिमेंट ही है, ठीक है, हर एक कोई एटम एलिमेंट ही है। अब एलिमेंट को पहले ऐसा बोला है कि पहले मतलब बहुत सालों पहले एलिमेंट को क्लासीफाई किया जाता था मेटल्स और नॉन मेटल्स में, ठीक है। एलिमेंट को किस में क्लासीफाई किया जाता था, एलिमेंट्स को मेटल्स में और नॉन मेटल्स में, ठीक है। उसके बाद एलिमेंट का क्लासिफिकेशन आया एक नया, होता है मेटलॉइड, ठीक है। अब ये मेटल नॉन मेटल मेटलॉइड के बारे में हम लोग डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जो कि मेटल्स और नॉन मेटल्स में ही बेस्ड है, ठीक है। तो अभी हम लोग उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, पर एलिमेंट्स को पहले मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्लासीफाई किया जाता है। जैसे देखो एल्यूमिनियम को नॉन मेटल कहा जाता है, ठीक है, कार्बन मेटलॉइड होता है, और सोडियम पोटेशियम ये सब मेटल्स होते हैं, ठीक है, लिथियम आयन ये सब मेटल्स होते हैं, ठीक है। अब देखो मेटल्स में क्या होता है कि मेटल्स के शाइनी शाइनी सरफेस होते हैं, ये सब चीज़ को अभी मैं इतना डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, पर ये सब चीज़ के बारे में डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे, ठीक है। तो एलिमेंट्स में टाइप्स उसके क्लासीफाई करने के ज़्यादा हमारे पास ब्रांच नहीं है, ठीक है। इतने एलिमेंट्स को ज़्यादा हम लोग समझ, एलिमेंट्स क्या है, हर कोई चीज़ तो एलिमेंट है, वही तो मैंने बोला है कि ओ एक एलिमेंट, ओ एटमिक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, हाइड्रोजन एलिमेंट है, हर कोई सिंगल एटमिक एलिमेंट अपने में, ठीक है। अब देखो इसके बाद है ना तुम लोग के साथ बात किया है इसमें कंपाउंड्स के बारे में, टाइप्स ऑफ कंपाउंड। अब देखो टाइप्स ऑफ कंपाउंड क्या होता है, देखो ये लोग ने क्या किया ना, एक एक्टिविटी की है, उसमें ना ये लोग ने, मैंने मतलब डीपली एक्टिविटी पढ़ा नहीं, पर मुझे मैं ऊपर ऊपर से उन लोगों को बता रहा हूँ कि समझो ये मेरी खुद की एक्टिविटी है, ठीक है। समझो यहाँ पे मैंने एक बर्नर लिया, बर्नर मतलब कि एक ऐसा समझो मतलब ऐसा बाउल टाइप लिया, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या किया कि कुछ तो डाल दिया, जैसे समझो कि पहले मैंने इसमें ना समझो एक लकड़ा डाला, ठीक है, समझो लकड़ा नहीं, हाँ समझो चलो लकड़ा डाल दिया, ठीक है, बाउल लिया, ऐसी लकड़े को मैंने जला दिया, ठीक है। ऐसी लकड़े को मैंने क्या किया, एक लकड़ा लिया, लकड़े का पीस, और उसको क्या किया, हाई फ्लेमेबल ये लिया और उसको मैंने जला दिया, ठीक है। अब क्या होगा, वो लकड़ा ब्लैकिश टर्न हो जाएगा, ठीक है। तो सब देखो यहाँ पे मेन चीज़ आती है कि उस वो जो वुड था उसके ब्लैक टर्न होने में सबसे मेन रीज़न क्या होता है पता है क्या, कि उसमें कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। किसी भी कोई भी चीज़ अगर ब्लैक कलर में टर्न हो जाता है, इसका मतलब क्या होता है कि उसमें कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है, उसमें कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। इस बात को नोट कर लो, ये आगे तुम लोग को बहुत काम आने वाला है, कि कोई भी चीज़ में अगर ब्लैक कलर में वो टर्न हो जा रहा है, ठीक है, कोई भी चीज़ ब्लैक कलर में अगर वो टर्न हो जा रहा है, इसका मतलब कि उसके अंदर कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। हाँ, अभी देखो अभी इसके आगे हम लोग बात करते हैं, ये हुआ। अब जैसे समझो कि मैंने कोई एक बाउल लिया, और उस बाउल में मैंने कोई तो एक पाउडर रखा है, ठीक है। अब वो पाउडर को समझो मैंने ये बर्नर में जला दिया, यदि अगर वो पाउडर ब्लैक कलर में टर्न हो गया तो उस पाउडर के अंदर कार्बन है। अगर वो पाउडर ब्लैक कलर में टर्न नहीं हुआ, इसका मतलब उसके अंदर कार्बन नहीं है, ठीक है। जैसे देखो अगर वो पाउडर ब्लैक कलर में टर्न हो जाता है ना, तो उसको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किसी भी चीज़ के अंदर अगर कार्बन प्रेजेंट है, इसका मतलब ये होता है किसी भी चीज़ के अंदर कार्बन प्रेजेंट है तो उसको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। अब देखो अगर तुम लोग मेरी बात को ध्यान दो, तो मैंने क्या बोला था कि कोई भी चीज़ ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाए तो उसको कार्बन बोलते हैं। तुम्हारे सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें हैं ना, ऑलमोस्ट सब, ये प्लास्टिक, कपड़ा, बोर्ड,
कोई भी चीज़ को तुम लोग जलाओगे ना तो वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब ये है कि उसके अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यानी तुम्हारे सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ है उसमें से तुम कोई भी चीज़ उठा लो और उसे जला दो तो वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। यानी मतलब हर चीज़ के अंदर ही क्या होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे लाइफ में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीज़ हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ है उसमें मोस्ट ऑफ द चीज़ में कार्बन प्रेजेंट होता है। और कार्बन की स्टडी को ही बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। कार्बन की स्टडी को ही क्या बोलेंगे हम लोग, ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके बाद एक होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है? फॉर एग्जांपल जैसे मैंने तुम लोगों को थोड़ी देर पहले सॉल्ट्स के बारे में बताया था, सॉल्ट्स के बारे में बताया ना, NaCl, NaCl एक सॉल्ट होता है, ठीक है। तो ये सॉल्ट का क्या होता है कि जो NaCl है वो और इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। इसको तुम लोग ऐसे भी समझ सकते हो कि इसको जलाने पे ये ब्लैक कलर में टर्न नहीं होता है, क्योंकि अगर ये भी ब्लैक कलर में टर्न होता तो इसके अंदर कार्बन होगा। देखो ना NaCl में कहीं कार्बन आ रहा है क्या? Na क्या है, सोडियम, Cl अपना क्लोरीन, इसमें कहीं कार्बन आ ही नहीं रहा है। तो यानी ये कैसा है, इनऑर्गेनिक। यानी तुम लोग ऊपर ऊपर से इसको ब्रीफ ऑब्जर्वेशन दे सकते हो कि जिस चीज़ में कार्बन प्रेजेंट है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, जिसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं है वो इनऑर्गेनिक हो गया, ठीक है। अब हर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन प्रेजेंट तो ज़रूरी नहीं है, इसका बहुत डिटेल स्टडी है, ठीक है। 11th में तुम लोग जाओगे, 12th में जाओगे ना, 10th स्टैंडर्ड तक जाओगे ना, तो इसकी एक अलग ही ब्रांच होती है। कार्बन कार्बन के ऊपर एक अलग ही स्टडी होती है, कार्बन इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और देखो ये एक तो हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक हो गया इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब एक तीसरा तरह का कंपाउंड होता है, वो होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इसके बारे में थोड़ी देर पहले मैंने तुमसे बात भी की थी कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यानी कि जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो। जैसे कि समझो मैं यहाँ पे उसका एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि वहाँ पे देखो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, एक एग्जांपल दिया है, क्लोरोफाइल दैट कंटेन्स मैग्नीशियम, हीमोग्लोबिन दैट कंटेन्स, ठीक है। जैसे देखो क्लोरोफाइल है ना, देखो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है क्लोरोफाइल, ठीक है। क्लोरोफाइल एक एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ठीक है। उसका हमें स्ट्रक्चर बनाना बहुत मुश्किल है। तुम लोग ये एक स्ट्रक्चर देख लो यार, जैसे देखो ये कंपाउंड होता है, पता है, CH3, CH, CH2, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो गया। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है, पर ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ठीक है। देखो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, ये एक अलग ही कुछ कंपाउंड है, ये कुछ अलग ही है, ये कुछ अलग है, ये कुछ अलग है। ये मिक्सचर नहीं है, इसे मिक्सचर नहीं कहना है। मिक्सचर के लिए हम लोग ऐड प्लस का साइन लगा दें। मिक्सचर के बारे में थोड़ी देर में भी बात करने वाले हैं, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो गया, उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करना है। यानी कंपाउंड्स को तुम लोग तीन चीज़ों में क्लासीफाई कर सकते हो, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ठीक है। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, कंपाउंड्स को कितने चीज़ों में क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला ऑर्गेनिक, ठीक है, जिसमें हमें कार्बन के रेसिड्यू मिले। रेसिड्यू मतलब क्या, कि जलाने पे ब्लैकिश ऐश ऐश बचता है ना, जो वो कंपाउंड, ठीक है। सेकंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और थर्ड क्या होता है, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ठीक है, अभी देखो अब इसमें क्या दिया है कि टाइप्स ऑफ मिक्सचर के बारे में बात कर लेते थोड़ी। देखो अब मिक्सचर्स में भी ना दो टाइप होते हैं, ठीक है। मिक्सचर्स में भी क्या होते हैं, दो टाइप होते हैं। मिक्सचर्स में दो टाइप क्या होते हैं, एक तो होते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। चलो पहला होता है होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब देखो होमोजीनियस का मतलब ही क्या होता है, देखो होमो मतलब होता है सेम, होमो मतलब सेम होना, ठीक है, सेम होना। अब देखो
अब समझो मैंने एक ग्लास लिया, ठीक है, एक ग्लास लिया, उस ग्लास में मैंने पानी डाला और साथ में नमक डाल दिया, ठीक है, ये क्या है, सॉल्ट है। तो नमक और पानी का जो मैं सॉल्यूशन बनाऊंगा, क्या वो मेरा होमोजीनियस मिक्सचर बोल सकता हूँ मैं उसको? क्योंकि देखो उनके बीच का जो डिफरेंस होगा ना, वो मैं मतलब ये नहीं कर सकता हूँ। मतलब जैसे देखो, इसका मतलब ये समझ सकते हो कि एक बार जब मैंने नमक पानी में डाल दिया, तब मैं वापस नमक को पानी से निकाल नहीं सकता हूँ, ठीक है। तो जिस चीज़ को हम लोग वापस पीछे नहीं जा सके, जिस रिएक्शन को लेकर हम लोग वापस पीछे ना जा सके, उसे हम होमोजेनियस मिक्सचर कहेंगे। जैसे समझो नींबू पानी, तो हम लोग ने नींबू एक बार पानी में निचोड़ दिया, अब वापस उस नींबू को वापस ला सकते हो क्या? नहीं ला सकते। यानी वो कैसा मिक्सचर हो जाएगा, होमोजेनियस मिक्सचर। यानी दोनों सेम फेज में चले जाएंगे, ठीक है, दोनों की प्रॉपर्टी सेम हो जाएगी। एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। समझो कि मैंने चार बड़े पत्थर लिए, ठीक है, छोटे छोटे ऐसे चार पत्थर लिए और पानी में डाल दिया, तो क्या वो मिक्स हो जाएगा? ऐसी बात मिक्स नहीं होगा। समझो मैंने मिट्टी लिया और पानी में डाल दिया, क्या वो मिक्स हो जाएगा? समझो मैंने तेल लिया और पानी में डाल दिया, वो मिक्स हो जाएगा। अब इसमें भी पीछे आना मुश्किल है, पर यहाँ पे डिफरेंस हमें दिखाई देगा, वो सेम फेज में नहीं रहेंगे, ठीक है, यहाँ पे हमें डिफरेंस क्लियरली दिखाई देगा, ठीक है, समझा? हेट्रोजीनी, हेट्रो मतलब ये होता है डिफरेंट, ठीक है। होमो मतलब क्या होता है? होमो मतलब होता है सेम, और हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है, इतना लिख लो। ठीक है, अब ये देखो, अभी यहाँ पे ना हम लोग को तीन चीज़ें पढ़नी है। मिक्सचर एक बार खुल गया ना, तो यार ये बहुत बड़ा टॉपिक है यार। मैं तुम्हें सब कुछ बता ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि तुम लोग के लेवल का है ही नहीं वो, काफ़ी कुछ है इसमें जानने के लिए। देखो, पहली चीज़ हमें जाननी है सॉल्यूशन। क्या क्या जानना है? सॉल्यूशन जानना है, सस्पेंशन जानना है, कोलाइड्स जानना है। तीन अलग अलग चीज़ होती है, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलाइड्स। अब सॉल्यूशन क्या होता है? देखो, समझो मैंने एक ग्लास ऑफ बीकर लिया, ग्लास लिया, एक बीकर लिया, कुछ भी लिया। अब उसमें मैंने क्या किया पता है? उसमें मैंने सबसे पहले ना वाटर ऐड किया। अब देखो, और मैंने साथ में क्या ऐड किया है, समझो दूसरा मैंने समझो दूसरा मैंने वाटर ऐड किया और लाइम जूस ऐड किया, ठीक है, लाइम जूस ऐड किया। अब देखो, अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, ऐसा तो करूँगा नहीं मैं कि ज़्यादा लाइम जूस डालूंगा और थोड़ा वाटर डालूंगा। सिंपल सी बात है ना कि मेरा वाटर ज़्यादा रहेगा और लाइम जूस कम रहेगा, ठीक है। तो केमिस्ट्री की टर्म्स में, ये केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम लोग, तो केमिस्ट्री की टर्म्स में जो ज़्यादा होता है, जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट, और जिसकी क्वांटिटी कम होती है उसको बोलते हैं सॉल्यूट। तो मेरे को बताओ, यहाँ पे ज़्यादा मैं किसको डालूंगा? वाटर को। तो यहाँ पे सॉल्वेंट क्या हुआ? वाटर। यहाँ पे मैं कम किसको डालूंगा? सॉल्यूट को, ठीक है। और सॉल्यूट यहाँ पे क्या हुआ? लाइम जूस। समझा? सॉल्वेंट और सॉल्यूट का मतलब समझा? देखो बहुत ईजी है, जो ज़्यादा डाल रहे हैं ना, जो ज़्यादा है वहाँ पे उसको सॉल्वेंट, जो कम डाल रहे हैं उसको सॉल्यूट। समझा? ठीक है, चलेगा। अभी क्या समझा? सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्वेंट ज़्यादा रहता है, सॉल्यूट कम रहता है। अभी इतनी सी बात तो क्लियर है कि हम लोग सॉल्वेंट पहले डालेंगे, उसके बाद सॉल्यूट डालेंगे, क्योंकि सॉल्वेंट ज़्यादा होगा, ठीक है। पानी पहले डालते हैं, उसके बाद नींबू निचोड़ते हैं ऊपर से, ठीक है। तो भी लाइम जूस की जगह कुछ भी हो सकता है, सॉल्ट हो सकता है, ठीक है, और शुगर हो सकता है, क्योंकि शुगर भी मिक्स हो जाता है कि नहीं, शुगर हो सकता है, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ जो बहुत छोटी हो, जिसकी जिसकी पार्टिकल की साइज़ है ना बहुत छोटी हो, ठीक है। क्योंकि देखो, अगर लाइम जूस के पार्टिकल का साइज़ बहुत बड़ा होता, तो यहाँ पे ये क्या होता कि समझ में नहीं आता फिर हम लोग को, मतलब वो सॉल्यूशन होमोजीनियस नहीं बन, हेट्रोजीनियस बन जाता। हेट्रो होमोजीनियस नहीं, होमोजीनियस कब बनेगा? जब लाइम जूस वाटर में मिक्स हो जाए, डिसॉल्व हो जाए, ठीक है। सॉल्वेंट और सॉल्यूट को ऐड करने वाले प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डिसॉल्यूशन। सॉल्वेंट और सॉल्यूट को ऐड करने वाले प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डिसॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे देखो,
अभी समझो मैंने वाटर डाला, उसके ऊपर लाइम जूस डाला, तो दोनों को मैंने ऐड कर दिया ना, तो मैंने क्या किया, डिस सॉल्यूशन। सिंपल सी बात है, सॉल्वेंट को ऐड किया, सॉल्यूट को ऐड किया, उसको मैं क्या बोलूँगा, डिस सॉल्यूशन बोलूँगा। ठीक है, तो बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। अब देखो, अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि सॉल्यूशन है ना काफ़ी टाइप के होते हैं, बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे मैंने लिक्विड लिक्विड का सॉल्यूशन लिया, जैसे वाटर और लाइम जूस लिक्विड लिक्विड है, उनका सॉल्यूशन लिया। जैसे वाटर और सॉल्ट, सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट सॉलिड होता है। ठीक है, वाटर लिक्विड सॉलिड का लिया। फिर लिक्विड गैस का भी होता है। ठीक है, और फिर लिक्विड गैस का होगा, ऐसे बहुत अलग अलग तरीके होते हैं। फिर गैस गैस का होता है, सॉलिड सॉलिड का होता है। ठीक है, सॉल्यूशन बहुत अलग अलग होते हैं। ठीक है, ये कैसा रहेगा, होमोजीनियस रहेगा। होमोजीनियस सॉल्यूशंस की हम लोग यहाँ पे बात करें। अब देखो, अब अगर मुझे होमोजीनियस बनाना है, इसका मतलब क्या होता है कि जो चीज़ है वो डिजॉल्व हो जाएगा। समझो पानी है, पानी ट्रांसपेरेंट होता है। अब इसमें लाइम जूस डिजॉल्व हो जाएगा, इसका मतलब क्या है कि इसके बाद जो सॉल्यूशन बनने वाला है वो भी ट्रांसपेरेंट ही रहेगा ना। तुम लोग ने पानी का गिलास लिया, उसमें नींबू नींबू निचोड़ दिया, तो जो सॉल्यूशन बना है वो भी ट्रांसपेरेंट ही रहेगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अभी देखो इसको कैसे कि जो डिसॉल्यूशन का प्रोसेस होता है, जिसमें सॉल्वेंट डाल के सॉल्यूट डाल के, और अगर होमोजीनियस मिक्सचर बना, होमोजीनियस मतलब जिसमें डिजॉल्व हो जाए, तो उसमें अगर समझो मैंने यहाँ से टॉर्च मारा, समझो मैंने एक ग्लास लिया, इसके ऊपर पानी डाला और फिर ऊपर से नींबू निचोड़ दिया, फिर समझो यहाँ से मैंने टॉर्च मारा, टॉर्च ऑन किया, तो क्या लाइट यहाँ से आर पार होगी? ऑफ कोर्स होगी, क्योंकि ट्रांसपेरेंट है ना। ट्रांसपेरेंट हो तो लाइट आर पार हो सकती है, ट्रांसपेरेंट नहीं होता तो लाइट आर पार नहीं होगी। समझो मैं हाथ रख दूँ, हाथ रख दिया तो लाइट आर पार होगी नहीं, क्योंकि ट्रांसपेरेंट नहीं हो रहा है। पर वाटर क्या है, ट्रांसपेरेंट है, तो वहाँ पे लाइट आर पार हो जाती है। ठीक है, तो अभी वैसे ही अगर हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर्स, होमोजीनियस सॉल्यूशंस की बात करें तो क्या होता है, जो लाइट होती है वो आर पार हो जाती है। ठीक है, एक बार इसमें बोला है कि जो सॉल्वेंट है वो होमोजीनियस होगा या हेट्रोजीनियस होगा, ये डिपेंड करता है। जो सॉल्यूशन है वो होमोजीनियस होगा हेट्रोजीनियस होगा, वो डिपेंड करता है सॉल्वेंट पे। मतलब कि ट्रांसपेरेंट होगा कि नहीं, ये डिपेंड करता है सॉल्वेंट पे। अगर जैसे देखो वाटर लिया, अभी समझो कि मैंने सॉल्वेंट है ना, सॉल्ट लिया, सॉल्वेंट क्या लिया, सॉल्ट, यानी मैंने बहुत सारा सॉल्ट लिया, पूरा सॉल्ट से भर दिया, और मैं थोड़ा सा नींबू निचोड़ा, तो क्या होगा, कुछ फर्क पड़ेगा क्या? कुछ नहीं। ट्रांसपेरेंट बनेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं बनेगा। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो सॉल्वेंट है ना, अगर वो ट्रांसपेरेंट है तो जो सॉल्यूशन है वो भी ट्रांसपेरेंट होगा। अगर सॉल्वेंट ट्रांसपेरेंट नहीं है तो सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट नहीं होगा। ठीक है, बहुत इजी चीज़ थी, कोई बहुत हार्ड चीज़ थी। ठीक है, ठीक है, अभी देखो सस्पेंशन की बात करते हैं। सस्पेंशन क्या होता है? अब समझो मैंने एक है ना, एक बाल्टी लिया, ट्रांसपेरेंट बाल्टी है। ठीक है, इसके ऊपर मैंने ना पानी डाला, पानी भर दिया। ठीक है, और मैंने ना रेती भर दिया इसके ऊपर। क्या क्या भरने लगा मैं इसके ऊपर? मैं इसके ऊपर रेती डालने लगा। ठीक है, ये रेती मैं इसके ऊपर डालने लगा, तो अब क्या होगा, ये रेती और पानी डिजॉल्व हो जाएंगे क्या एक साथ? बिल्कुल भी नहीं होंगे, हो ही नहीं सकते डिजॉल्व। रेती और पानी कभी आपस में डिजॉल्व होते हैं क्या? तो पानी में रेती डाला तो क्या रेती घुल जाता है पानी में? नहीं घुलता है ना, वो अलग ही रह जाता है हमेशा, रेती नीचे चले जाता है ना, रेती नीचे बैठ जाएगा पानी के, और पानी ऊपर आ जाएगा, है ना। तो इसी को बोलते हैं सस्पेंशन, यानी कि जहाँ पे चीज़ें आपस में डिजॉल्व नहीं हो रही है, वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर बन रहा है। क्या बन रहा है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर बन रहा है। समझा? तो इसमें अगर सस्पेंशन हमें बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए जो पार्टिकल है, ठीक है, जो डिजॉल्व नहीं हो रहा है, उसकी जो साइज़ है वो कितनी होनी चाहिए पता है क्या? बहुत बड़ी होनी चाहिए। पर ये बड़ी भी कैसा पता है? 10⁻⁻⁻, कितना दिया, 4 मीटर। ठीक है, अब देखो, अब तुम लोग सोच रहे होंगे 10⁻⁻⁴ क्या होता है। देखो 10⁻⁻⁴ होता है 10⁻⁴ मीटर, 1/10⁻⁴ मीटर। अब इसको डिवाइड करो तो बहुत छोटी क्वांटिटी आएगी। देखो 1/10,000, 10⁻⁴ मतलब क्या होता है? 10,000 होता है, तो 1/10,000, 1 को डिवाइड करो 10,000 पार्ट्स में, तो जो एक पार्ट रहेगा वो इसका लेंथ है। मतलब बहुत छोटा छोटा ही रहता है ना, सॉलिड क्या, रेती बहुत छोटी छोटी रहती है, तो मतलब है तो छोटी छोटी, पर इसके स्केल में बहुत बड़ी है। ठीक है, मतलब 10⁻⁴ मीटर जैसा हम लोग, अगर हम लोग ने कोई चीज़ डाल दिया तो वो पूरी डिजॉल्व हो ही नहीं पाएगा।
अब समझो कि मैंने एक बीकर लिया, उसमें पानी डाला और ऊपर से रेती डालने लगा, तो समझो इतना पूरा क्या हुआ कि रेती 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 भर गया, ठीक है, इतना पूरा रेती भर गया। अब मैं यहाँ से जब लाइट पास करूँगा तो क्या लाइट फिल्टर होगी? लाइट वहाँ तक पहुँचेगी? नहीं पहुँचेगी, क्योंकि रेती आ गई है बीच में। रेती का साइज़ बहुत बड़ा होता है, सॉडस्ट का साइज़ बहुत बड़ा होता है, उसकी वजह से लाइट पास ही नहीं कर पाएगी। और वही जो लाइम जूस था और वाटर था, उसमें लाइम जूस के पार्टिकल्स का साइज़ बहुत छोटा था, रेती आराम से पास हो जाएगी। ठीक है, या तो सॉल्ट वाटर का एग्जांपल ले लो, उसमें सॉल्ट का साइज़ बहुत कम होता है, इसलिए लाइट पास हो जाएगी। सॉल्ट का साइज़ बहुत कम होता है, भले वो सॉलिड है पर उसका साइज़ बहुत कम होता है, डिजॉल्व हो जाता है पानी में, पर सॉलिड डिजॉल्व नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये था सस्पेंशन। अभी अभी आते हैं कोलाइड्स में। ठीक है, अब देखो, पहले हम लोग ने पढ़ा सॉल्यूशन जिसमें से पूरा का पूरा लाइट पास हो जा रहा था, फिर पढ़ा सस्पेंशन जिसमें से थोड़ा भी लाइट पास नहीं हो रहा था। अब हम लोग पढ़ने वाले कोलाइड्स। अब देखो कोलाइड्स क्या होता है। कोलाइड्स को तुम लोग ऐसे समझ सकते हो कि एक ऐसी चीज जिसमें से थोड़ी सी लाइट पास होगी और थोड़ी सी नहीं होगी, हल्की हल्की होगी। जैसे दूध, मिल्क। मिल्क एक तरह का कोलाइड होता है। ठीक है, मिल्क क्या होता है? एक तरह का कोलाइड होता है। अगर उसको उस अगर समझो मैंने ग्लास लिया और उस ग्लास में मिल्क को भरा और यहाँ से लाइट मारा, तो लाइट पूरी तरह से आर पार नहीं होगी, यानी थोड़ी सी आर पार होगी, थोड़ी नहीं होगी, डिम्ड लाइट आर पार होगी। ऐसा कह सकता हूँ मैं, क्या होगा? डिम्ड लाइट आर पार होगी। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कोलाइड्स। अब कोलाइड्स भी को भी हम लोग हेट्रोजीनियस मिक्सचर में ही काउंट करते हैं, क्योंकि पूरी तरह से डिजॉल्वेंस वहाँ पे भी नहीं मिलता है हमें। ठीक है, जैसे देखो, जैसे मैंने बताया था कि मिल्क में वाटर होता है, मिल्क में पानी होता है, तो पानी में जब हम लोग दूध डालेंगे, मिल्क में पानी होता है, यानी कि जो मिल्क के पार्टिकल है वो दूध में डिजॉल्व हुए हैं पर पूरी तरह से नहीं हुए। ठीक है, बहुत उनके उनके पार्टिकल्स भी काफ़ी बड़े। देखो, पानी में वही चीज़ डिजॉल्व हो सकती है जिसके पार्टिकल्स के साइज बहुत छोटे होते हैं। अब मिल्क के पार्टिकल के साइज काफ़ी बड़े होते हैं, तो इसलिए वो मिल्क में पूरी तरह से पानी में पूरी तरह से डिजॉल्व नहीं हो पाते। ठीक है, अगर पानी में पूरी तरह से वो डिजॉल्व हो जाते तो हम लोग को दूध भी आज नींबू पानी जैसा लगता है, काफ़ी पतला, पर दूध तो काफ़ी गाढ़ा होता है ना, उसकी उस काफ़ी मतलब गाढ़ा होता है ना दूध। इसका रीज़न यही है कि वो पानी में पूरी तरह से डिजॉल्व नहीं होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कोलाइड्स बोलते हैं, जो ऐसा भी नहीं कि यार एकदम अलग ही रहेगा, ऐसा भी नहीं कि एकदम डिसॉल्व हो जाएगा, ऐसा है कि बीच में, जैसे जेली। जेली कोलाइड है। ठीक है, वो कैसा होता है? वो उसके अंदर भी पानी होता है, ठीक है, वाटर उसके अंदर भी प्रेजेंट है जेली में, पर वो जेली कैसा कि ना पूरी तरह से एकदम ऐसा है कि अलग रहेगा पानी से, ना ऐसा है कि एकदम मिक्स हो जाएगा पानी में। तो थोड़ा सा ऐसा पान हल्का हल्का मॉडरेटली बीच में रहता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको कोलाइड्स बोलते हैं। ठीक है, तो कोलाइड्स में जो पार्टिकल होते हैं, कोलाइड्स के पार्टिकल जो होते हैं, उनकी साइज होती है अराउंड 10⁻⁻5 मीटर। चलेगा, और भी थोड़ी मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में बात कर लेते हैं, वो आज का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? देखो, मॉलिक्यूलर फार्मूला हर चीज़ का होता है। ठीक है, हर चीज़ का एक खुद का फार्मूला होता है। जैसे कि मैं बोलूँ ग्लूकोज, ग्लूकोज का एक खुद का फार्मूला है। जैसे मैंने बताया था, इस मार्कर का भी एक खुद का फार्मूला है, पर मैं लिखने जाऊँ ना तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, काफ़ी बड़ा हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, मैं अपना खुद का भी एक फार्मूला लिख सकता हूँ, पर वो इतना बड़ा हो जाएगा ना यार कि फिर बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। पर हम लोग हर चीज़ का फार्मूला लिख सकते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला CO2, अमोनिया का फार्मूला NH3, मिथाइल का फार्मूला CH3। ऐसे अलग अलग कंपाउंड्स है, ये काफ़ी कंपाउंड है, अभी तो तुम लोगों ने कुछ नहीं देखा है, बहुत कुछ आना बाकी है अभी। ठीक है, काफ़ी सारे कंपाउंड है, तो उसमें से ये कुछ कंपाउंड है, तो सबके खुद के एक फॉर्मूले होते हैं। अब वो फार्मूला क्या डिनोट करता है, वो हम लोग को समझने में मदद करता है। ठीक है, जब तुम लोग की प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी ना इन सब चीज़ में, तो तुम लोग भी फार्मूला देख के कंपाउंड को समझने लगोगे, यार ये तो ये कंपाउंड है, ये तो वो कंपाउंड है, ऐसा है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला का काफ़ी इंपॉर्टेंस है हमारे मतलब केमिस्ट्री के फील्ड में। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे लिखते हैं? ठीक है, उसका एक तुम लोग को सिंपल मेथड तुम लोग को यहाँ पे दिया है, वो है टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड टू राइट मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, समझो हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला लेते हैं, एग्जांपल
CO2 का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, ठीक है। CO ये तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, पर इसको बनाएंगे कैसे, ठीक है। इसमें देखो यूज क्या क्या हो रहा है, कार्बन यूज हो रहा है, O2 यूज क्या क्या हो रहा है, ऑक्सीजन यूज हो रहा है। कितने यूज हो रहे हैं वो नहीं देखना है हमें, ठीक है, यूज हो रहा है ना, बस। अब देखो, अब ये समझ लो कि ये ऐसा होता है, ठीक है। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2। अब ये वैलेंसी के बारे में मैंने कंप्लीटली तुम लोग को बताया था इनसाइड एन एटम वाले चैप्टर में, ठीक है। तो एक बार उसको वापस देख लो, तुम लोग को सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। किसी को नहीं भी समझ रहा है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि एटम्स के नीचे तुम लोग को वैलेंसी दी गई रहती है, ठीक है। पहले से एटम के नीचे वैलेंसी वो लोग मेंशन करके रखते हैं। तो देखो यहाँ पे अभी हम लोग को क्या करना है, पहले तो एटम्स जो जो दिए वो लिखना है, CO यहाँ पे आ जाएगा, C के नीचे आएगी उसकी वैलेंसी 4, O के नीचे आएगी उसकी वैलेंसी 2। अब क्या करना है, बस इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन जाएगा C2, सॉरी C2, हाँ C2O4। अब देखो, अब हमें क्या करना है, लोएस्ट पॉसिबल नेचुरल नंबर में जाना है, यानी कि अगर इसे हम डिवाइड कर सकते हैं तो डिवाइड करना है। तो देखो 2 है 4 है, इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा CO2, 2 को 2 से डिवाइड किया 1 बन गया, 4 को 2 से डिवाइड किया 2 बन गया, ठीक है। तो ये बन गया कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला, काफ़ी इजी था। एटम लिखना है, उसकी वैलेंसी दी गई रहेगी, उसे छाप देना है बस, और क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इससे हम लोग का क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाएगा, समझा। अभी देखो तुम लोग के बुक में दो चार एग्जाम्पल्स, तुम लोग के बुक में दो तीन क्वेश्चन दिए करने के लिए, मैं वो करवा देता हूँ, ठीक है। जैसे देखो इसमें दिया है, पहला एक दिया है यहाँ पे, देखो n की वैलेंसी दी है 3, h की वैलेंसी दी है 1। तो क्या करना है, n लिखना है, h लिखना है, n के नीचे आएगा 3, h के नीचे आएगा 1, n 1 से मल्टीप्लाई h 3 से, तो ये बन गया N1H3। अब 1 को मैं नहीं लिखूँ तो भी चलेगा, तो ये बन जाएगा NH3। NH3 क्या होता है, अमोनिया,